नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में पीछे, बहुत पीछे, और जानते हैं दुनिया के सबसे पहले शहरों की कहानी। आखिर ये इतनी बड़ी बड़ी बस्तियां बनी कैसे और कैसे इन्होंने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। अच्छा, इससे पहले कि हम उस पुरानी दुनिया में खो जाएं, एक मिनट रुककर सोचते हैं। आज जब हम शहर या सिटी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, है ना? खूब भीड़ भाड़ वाली सड़कें, रात की जगमगाती रोशनी, यही सब ना? पर आज हम ये देखने वाले हैं कि हजारों साल पहले एक शहर होने का मतलब आखिर था क्या। तो फिर एक शहर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, ये सिर्फ एक बड़ी सी जगह नहीं होती। असल में ये एक परमानेंट सेटलमेंट है, मतलब एक स्थायी बस्ती जहां अलग अलग समाज के लोग एक साथ रहते हैं। और ये अपने आसपास के जो गांव वाले इलाके हैं ना, उनके लिए एक सेंटर की तरह काम करता है, उन्हें जरूरी सामान और सर्विसेज देता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक शहर को शहर बनाता क्या है, इसके पीछे का बड़ा आइडिया क्या है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो शहर बनने का सिलसिला था ना, ये कोई एक जगह की घटना नहीं थी। ये एक ऐसी प्रोसेस थी जो दुनिया के अलग अलग कोनों में अपने आप इंडिपेंडेंटली हुई। सबसे पहले शहर हमें मेसोपोटामिया में देखने को मिलते हैं, और उसके बाद आज से करीब करीब 4700 साल पहले दक्षिण एशिया की सिंधु घाटी में, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो सवाल यह है कि इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स शहर आखिर चलते कैसे थे, इनको ऑर्गेनाइज कौन करता था। देखिए, जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, मतलब जो पुरानी सभ्यताओं की स्टडी करते हैं, वो दो मेन थ्योरीज देते हैं। एक है हायरार्की, मतलब पदानुक्रम, जहां सारी पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी जैसे कोई राजा या पुजारी उसके हाथ में होती है। और दूसरी है हेट्रार्की, यानी विषम पदानुक्रम, जहां पावर अलग अलग ग्रुप्स में बंटी होती है। मजे की बात यह है कि हड़प्पा के शहरों में हमें इन दोनों के ही कुछ कुछ सबूत मिलते हैं, और यही चीज इस समाज को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प बना देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन पुराने महानगरों का जो फिजिकल स्ट्रक्चर था, इनकी प्लानिंग थी, वो कैसी थी। और यकीन मानिए, ये सच में कमाल है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है मोहनजोदाड़ो का मशहूर ग्रेट बाथ, जो आज के पाकिस्तान में है। ये तस्वीर अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि हड़प्पा सभ्यता के शहर यूं ही बस नहीं गए थे। नहीं, इन्हें बाकायदा सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया गया था। तो क्या खास था इन शहरों की प्लानिंग में? देखिए, ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक हिस्सा थोड़ा ऊंचाई पर होता था, जिसे गढ़ या सिटाडेल कहते थे, और दूसरा था बड़ा निचला शहर। सड़कें एकदम सीधी होती थीं और एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थीं, मतलब एक ग्रिड जैसा पैटर्न बनाती थीं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि घर, नालियां, सड़कें, ये सब अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ एक ही प्लान के तहत बनाए गए थे। अब सवाल ये कि ये सारी इमारतें हजारों साल तक टिकी कैसे रहीं? इसका राज छिपा है एक बहुत ही सिंपल लेकिन शानदार चीज में, पकी हुई ईंटें। जी हाँ, बेक्ड ब्रिक्स। ये ईंटें इतनी बेहतरीन क्वालिटी की बनाई जाती थी कि वो हद से ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल होती थीं। और बात सिर्फ मजबूती की नहीं थी, बनाने का तरीका भी बहुत स्मार्ट था। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ईंटों को एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता था। इससे क्या होता था कि दीवारें एक्स्ट्रा मजबूत हो जाती थी। और कमाल देखिए, ये टेक्निक आज भी इस्तेमाल होती है। सिर्फ मजबूत दीवारें ही नहीं, हड़प्पा के शहरों का जो ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब पानी की निकासी का इंतजाम, वो तो अपने वक्त से कहीं आगे था। सोचिए, नालियां ढकी हुई थी, एकदम सीधी लाइनों में बनी थी, और उनमें एक हल्की सी ढलान दी जाती थी ताकि पानी आराम से बहता रहे। ये उस जमाने के हिसाब से एक जबरदस्त इंजीनियरिंग अचीवमेंट था। अच्छा, तो हमने बिल्डिंग्स और सड़कों की तो बात कर ली, पर इन शहरों में रहने वाले लोगों का क्या? चलिए अब उन पर फोकस करते हैं। आखिर कौन थे ये लोग और क्या काम करते थे? इन शहरों की आबादी में ना हर तरह के लोग थे। गढ़ वाले हिस्से में शायद शासक और एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते थे। फिर थे स्किल्ड क्राफ्ट्स पर्सन, यानी कारीगर, जो कमाल के औजार, मनके और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। व्यापारी भी थे, जो दूर दूर से कच्चा माल लेकर आते थे। शहर के आसपास किसान और चरवाहे रहते थे, जो पूरे शहर के लिए खाना उगाते थे। और हाँ, स्क्राइब्स भी थे, मतलब लिपिक, जिन्होंने इस इलाके की सबसे पुरानी राइटिंग सिस्टम्स में से एक को डेवलप किया। हड़प्पा के कारीगरों का हुनर तो बस देखने लायक था। वो फेयॉन्स जैसी चीजें बनाते थे। ये एक तरह का आर्टिफिशियल मटेरियल था जिसे रेत या क्वार्ट्ज पाउडर से तैयार किया जाता था,
और इससे वो खूबसूरत नीले या समुद्री हरे रंग की चीजें बनाते थे जो उस जमाने में एक लग्जरी आइटम मानी जाती थी। अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं कि कैसे ये शहर एक सिस्टम की तरह काम करता था। एक ऐसा इंजन जो ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट को चलाता था। हमें एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी के सबूत मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को एक जैसे वजन वाले पत्थर के बाट मिले हैं जो बताते हैं कि ट्रेड में ईमानदारी बढ़ती जाती थी। मिट्टी की मोहरें मिली हैं जिनका इस्तेमाल शायद सामान के बंडलों पर ठप्पा लगाने के लिए होता था, ताकि पता चले कि ये किसका है और कहाँ से आया है। गुजरात में लोथल जैसा बड़ा पोर्ट था जो एक अहम ट्रेड सेंटर था और लंबी दूरी के व्यापार में मदद करता था। और हाँ, बड़े बड़े अन्न भंडार यानी ग्रेनरीज ये दिखाती हैं कि अनाज को कितने सिस्टमैटिक तरीके से स्टोर किया जाता था ताकि पूरे शहर का पेट भर सके। और बात सिर्फ ट्रेड तक ही सीमित नहीं थी। इतनी बड़ी शहरी आबादी को सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी चलाए जाते थे। गुजरात के धोलावीरा में मिला ये विशाल जलाशय ये इसका एक शानदार एग्जाम्पल है। ये उनके एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट स्किल्स को दिखाता है। लेकिन हर कहानी का एक अंत भी होता है। तो अब चलते हैं हड़प्पा की कहानी के आखिरी चैप्टर की तरफ और जानते हैं कि इस महान सभ्यता का अंत इतना रहस्यमय क्यों है। ये टाइमलाइन हमें एक साफ तस्वीर दिखाती है। आज से लगभग 4700 साल पहले इन शहरों का बनना शुरू हुआ, लेकिन फिर करीब 3900 साल पहले कोई बड़ा बदलाव आया। लोग इन शहरों को छोड़कर जाने लगे और इसके बाद इस इलाके में नए शहर बसने में 1400 साल से भी ज्यादा लग गए। तो आर्कियोलॉजिस्ट को इनके पतन के क्या सबूत मिले हैं? मोहनजोदाड़ो जैसी जगहों पर सड़कों पर कूड़े के ढेर मिलने लगे। जो बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था वो टूट फूट गया और नए घर वो पुराने घरों के ऊपर ही बिना किसी खास प्लानिंग के बेतरतीब ढंग से बनाए जाने लगे। सब कुछ देखकर ऐसा लगता है जैसे वो जो पूरा सिविक सिस्टम था ना, वो धीरे धीरे ढह रहा था। तो हड़प्पा के वो महान शहर तो खत्म हो गए, गायब हो गए, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए। उन्होंने ये दिखा दिया कि प्लानिंग, इंजीनियरिंग और मिलकर काम करने से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि भले ही वो शहर मिट गए, पर क्या शहर का आइडिया कभी मरा, या फिर वो आइडिया आज भी हमारी दुनिया को बना रहा है? ये सोचने वाली बात है।